सभी प्रतिभागी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम समास प्रकरण के अंतिम चरण पर हैं। समास प्रकरण पूरा करेंगे आज। द्वंद्व समास की एक कक्षा आप ले चुके हैं और दूसरी कक्षा में उसके हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। वैसे तो प्रथम कक्षा ही पर्याप्त है जिसके आधार पर हम द्वंद्व समास के प्रत्येक उदाहरण को पहचान सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि द्वंद्व समास प्राय एक ऐसा समास जिसमें दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। उनको च से जोड़ा जाता है। च के अर्थ चार प्रकार के होते हैं। उसमें से दो प्रकार के अर्थों में समास नहीं होता है, दो प्रकार के अर्थों में समास होता था। और द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं और तीनों प्रकारों को भी हम आसानी से उसके उदाहरणों को देख सकते हैं। ऐसा द्वंद्व समास जिसके दोनों पद जुड़ करके या दो से अधिक पद जुड़ करके द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होते हैं, वो इतरेतर द्वंद्व वाले समास कहलाते हैं। जहाँ एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है वो आपका समाहार द्वंद्व कहलाता है। और अंतिम था एक शेष, जिसमें एक ही पद होता है और उसमें द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, वो एक शेष होता है। अब आज हम इससे आगे द्वंद्व समास के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो च के आधार पर हमने पढ़ लिया कि च के अर्थ में जहाँ समास होगा वो द्वंद्व समास होगा, लेकिन यहाँ द्वंद्व समास में एक विशेष बात होती है जो अन्य जो परीक्षाएं हैं सेकंड ग्रेड आदि उसमें उसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं। हालांकि रीट में इस तरह के प्रश्न नहीं होते, लेकिन उन परीक्षाओं को भी हम साथ में रखें और कहीं हो सके कि हो सकता है कोई प्रश्न पत्र निर्माता किस प्रकार का आपको मिल जाए आपके परीक्षा प्रश्न पत्र के रूप में, और हो सकता है इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो भी आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बंद किया। तो देखिए अब द्वंद्व समास में हमको इस तरीके से पढ़ना है। दो पार्ट पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इतरेतर और समाहार और एक शेष ज़्यादातर कंफ्यूज की स्थिति इतरेतर और समाहार में मिलेगी। एक शेष का तो अपना क्षेत्र ही अलग है और वो उसमें एक ही पद शेष रहता है, और वो पद भी किस तरह का। तो सबसे पहले मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये शॉर्ट है और बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। तो एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण इस तरीके से पढ़ें हम। एक तो कोई भी समान शब्द, जैसे किसी भी शब्द का द्विवचन है तो वहाँ इस तरह से विग्रह करें। देखिए एक दूसरा लिखा, बालकः, बालकः च, बालकः च, बालकः च। बहुवचन के रूप में जहाँ पर हम समस्त पद एक पद के रूप में दिखाई देता है वहाँ और कोई समास होता ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक शेष द्वंद्व समास होता है। दूसरी शर्त, वो शब्द या तो द्विवचन में होना चाहिए या बहुवचन में। अगर द्विवचन में उसी शब्द को दो बार लिखा जाएगा, बहुवचन में वही शब्द दो से अधिक बार लिखा जाएगा। दूसरा, इसमें और किस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। एक ही शब्द का द्विवचन हो सकता है। एक दूसरा क्या है कि दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द, रिश्तेवाचक जो शब्द हैं, उनका अगर प्रयोग करते हैं, जैसे माता च पिता च, यह होगा पितरौ। देखिए ध्यान से,
पूछा गया पितरों में कौन सा समास, तो उत्तर देने में बहुत सरलता है, उत्तर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई समास की पहचान आ ही नहीं रही। 100% एक ही समास हो सकता है। ऐसे शब्दों में जब समास पूछा जाए एक शेष भरें, जब विग्रह करें तो मान लो वो शब्द है कोई, तो उस शब्द को ही 2 बार लिखा जाएगा। लेकिन कोई ऐसा रिश्तेवाचक शब्द है, माता पिता ऐसे शब्द हैं, सास ससुर है, भाई बहन है, ऐसे जो शब्द हैं उनके आधार पर हमको वहाँ जैसे पितरऊ लिखा, तो पितरऊ का अर्थ माता और पिता इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ इसका विग्रह दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी जो शब्द दे रखा है उसका स्त्रीलिंग भी उसके साथ होगा, और माता च पिता च इस तरह का विग्रह करेंगे। तो माता च पिता च इसका जो विग्रह है एक शेष के रूप में पितरऊ होगा, और जब एक शेष नहीं करेंगे और इसको हम जब इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो ये माता पितरऊ होगा। ये इस तरीके से तो ये आता है, तब तो हमको इतरेतर द्वंद्व, वैसे तो प्रश्न आएगा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास, और अगर ये आता है तो आपको एक शेष, इससे दोनों ही बन सकते हैं, पितरऊ भी बन सकता है और माता पितरऊ भी बन सकता है। लेकिन अब ये भी याद रखें, एक शेष का नियम याद रखें कि अगर जिसके विग्रह में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द है तो उसकी जगह पर एक शेष जो पद रहता है वो पुल्लिंग ही रहता है। इसलिए यहाँ पिता शब्द का ही, पितृ शब्द को ही द्विवचन में लिखा जाएगा, माता च पिता च पितरऊ। इसी तरह देखिए एक लिखा जैसे हंसी च हंसै च। अब यहाँ भी देखिए एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग शब्द, किसी भी पशु पक्षी आदि के लिए इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ भी एक शेष होगा, एक स्त्रीलिंग है उसी वर्ग का, दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो वहाँ भी पुल्लिंग शेष होगा और पुल्लिंग के साथ द्विवचन का प्रयोग, क्योंकि ये 2 है इसलिए द्विवचन का प्रयोग करें। इस तरीके अब पूछा जाए कि बताओ हंसऊ का विग्रह क्या होगा, तो हंसऊ का विग्रह हंसै च भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये लिखें हंसी च हंसै च, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पुल्लिंग एक शेष रहता है। इसके बाद जैसे भगिनी च भ्राता च, तो पुल्लिंग भ्राता है इसलिए भ्रातरऊ होगा। स्वसा च भ्राता च, तो भी भ्रातरऊ होगा। इसी तरीके से स्वश्रु च स्वसुर च, यहां पुल्लिंग स्वसुर शब्द है, स्वसुरौ द्विवचन का प्रयोग करेंगे, 2 है। और इसी तरह से अगर मान लो कहीं कोई सर्वनाम शब्द आ जाते हैं, जैसे सच साच, तो यहां भी पुल्लिंग एक शेष होगा और उसका द्विवचन आएगा तऊ। इसी तरह मान लो सच साच तत्च, तब आएगा तानी। याद रखो जब एक से समास किया जाता है तब दोनों अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग ही एक शेष रहेगा, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है तब पुल्लिंग शेष रहेगा, स्त्रीलिंग नहीं आएगा उसमें एक पद में। लेकिन जहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों हो तब वहां नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है एक शेष में। तो यहाँ ये 3 व्यक्ति हुए, स सा और तत्, इसलिए नपुंसकलिंग का बहुवचन आएगा तत् ते तानी। ये याद रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने पर पुल्लिंग एक शेष, तीनों होने पर नपुंसकलिंग एक शेष, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होने पर भी नपुंसकलिंग एक शेष, उसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ एक शेष के रूप में आपको इस तरीके से उदाहरण शब्द को देख करके आराम से हम एक शेष के किसी भी उदाहरण में गलती नहीं कर सकते। थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें इसको कि जब भी कोई समस्त पद एक पद में आए, पूछा जाए बताओ यहाँ कौन सा समास, तब आपको वहाँ एक शेष द्वंद्व समास बताना है। बहुवचन का भी कोई शब्द आ सकता है, द्विवचन का भी कोई आ सकता है, और उसको एक शेष के रूप में आपको उत्तर भरना है। इस तरीके से हम एक शेष द्वंद्व समास को पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, इसी के आधार पर पूरे एक शेष को हम पढ़ेंगे।
जब भी कोई शब्द द्विवचन में आएगा या बहुवचन में आएगा, एक शेष बने, द्विवचन में आता है तो ये जरूर देख लें क्या उसका उसके साथ स्त्रीलिंग शब्द है एक ही समवर्ग का, उसी वर्ग का, तो वहाँ उसके रूप में पुल्लिंग को लिखा गया है, उसके साथ विग्रह कर सकते हैं। जैसे पितरऊ लिखा तो माता और पिता के रूप में हम कर सकते हैं, और इस तरीके से पूरे एक शेष समास को हम पढ़ सकते हैं। अब मुख्य बात है हमारी इतरेतर और समाहार की, इसलिए अब एक शेष को आप पढ़ चुके हैं, एक शेष को आप पूरा करें, और अब हम इतरेतर द्वंद्व के रूप में उदाहरण पढ़ रहे हैं। देखो, अब देखिए इतरेतर और समाहार, इनमें जरूर हमको ये देखना है कि जैसे किसी शब्द में पूछा गया कि बताओ इतरेतर है या समाहार है या द्वंद्व समास किस तरह का है, तो वहाँ दिए हुए शब्द में तो हम आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन अगर किसी का विग्रह दे रखा है तो उस विग्रह से जो समस्त पद बनाएंगे वहाँ भी कुछ समानताएं हैं, लेकिन मान लो उसमें समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इतरेतर और समाहार के रूप में हम सही उत्तर नहीं भर पाएंगे। इसलिए याद करो कि समाहार द्वंद्व और इतरेतर जो समास है, इन दोनों के उदाहरणों को पढ़ने से पहले इस द्वंद्व समास में एक विशेष बात ये और होती है कि कौन से पद को पहला प्रयोग होगा, पूर्व प्रयोग। द्वंद्व समास पूरा पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ इसके एक टॉपिक को समझाने के लिए हम इसके और उदाहरण पढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक है, इसमें एक शब्दावली है पूर्व प्रयोग, इसको याद रखें। पूर्व प्रयोग से तात्पर्य रहता है, और समासों में इस तरह की समस्या नहीं आई कि जैसे कहीं पर भी जैसे हमने लिखा चोरात भयम, तो चोर पहले आ जाएगा, भयम बाद में आएगा। जैसे आपने लिखा पीताम्बरम, पीत और अंबर विग्रह में किया, सभी समासों में उसका एक स्पष्ट नियम था कि जो शब्द पहले रूप में प्रयोग किया गया उसको प्रयोग करते थे। लेकिन द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व प्रयोग का नियम हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके आधार पर हम ये बता सकेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा। कारण क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं, और दोनों पद प्रदान होने के कारण ये समस्या आती है कि वहाँ किसको पहले लिखा जाए। तो इसके नियम में आप थोड़ा सा याद रख लें, यहाँ 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब भी किसी शब्द का ई और उ अंत में आता है, वो शब्द घी संज्ञक कहलाते हैं, और उन शब्दों को हम पहले प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एक शब्द लिखा आपने, जैसे कवि, और दूसरा लिखा कविच जनैच, और एक विग्रह मैंने ये लिख दिया जनैच कविच। इस उदाहरण से आप स्पष्ट समझ जाओगे। एक विग्रह लिखा हुआ है कविच जनैच, एक लिखा है जनैच कविच। अब ये पूछा गया कि बताओ इससे बनने वाला शब्द क्या बनेगा, क्या वो कवि जनऊ बनेगा या जन कवि बनेगा। इस प्रक्रिया को समझने का नाम पूर्व प्रयोग है, और बहुत सरल प्रक्रिया है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला नियम पढ़ रहे हैं हम कि द्वंद्व समास का चाहे इतरेतर हो चाहे समाहार हो, अगर दोनों पदों में समान समान स्वर है तो वहाँ सबसे पहला नियम, जिन शब्दों के अंत में ई और उ आता है उन शब्दों को पहले लिखा जाता है। इसलिए यहाँ कवि को पहले लिखा जाएगा और जन शब्द को बाद में लिखा जाएगा, और ये द्विवचन है इसलिए जन शब्द का द्विवचन औ होता है, इसलिए कवि जनऊ ये राइट उत्तर होगा, ये गलत उत्तर होगा। चाहे विग्रह ये हो चाहे विग्रह ये हो, विग्रह
विग्रह में दोनों पदों को आगे पीछे किया जा सकता है द्वंद्व समास में, क्योंकि वहाँ दोनों ही पद प्रधान है, कहीं पर भी किसी को लिखा जा सकता है। लेकिन जब उनको आप समस्त पद के रूप में जोड़ेंगे तो इन बातों पे भी ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कवि जनऊ में कवि शब्द को पहले क्यों लिखा गया। आप तो उत्तर भर लो कि जिनके लास्ट में ई और ऊ रस्व आएंगे वो शब्द वहाँ उत्तर घी संज्ञा के रूप में आपको उत्तर उसमें लिखेगा घी संज्ञा के कारण से, तो आपको ये ऑप्शन इसके रूप में पढ़ना है। जैसे एक उदाहरण मैंने पढ़ाई, देखिए एक उदाहरण लिखा ये हरि हरऊ। अब देखा आपने हरि हरऊ, अब इसका विग्रह किया। अब विग्रह हरिच हरैच, उल्टा भी कर सकते हैं हरैच हरिच, लेकिन समस्त पद में हरि पहले आएगा, ई वाला शब्द पहले आएगा, क्योंकि ये दोनों में दो ही अच है, इसमें भी दो अच इसमें भी दो अच। तो जब बराबर बराबर स्वर हो तब आपको पहले ई और ऊ वाला हमको भरना है। जैसे एक लिखा अग्नि च वायु च। अब बताओ यहां पहले कौन आएगा, तो एक में ई है एक में ऊ है, दोनों ही घी संज्ञक है। इसका मतलब दोनों जब समान है तो किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, नहीं दोनों ही राइट है। इसलिए यहां ये भी राइट है और यहां ये भी राइट है, इस तरीके से। लेकिन इतना जरूर पढ़ लें, इतना जरूर समझ लें कि द्वंद्व समास में इतरेतर में जब भी आप पद बनाएंगे, समस्त पद लिखेंगे, तो ध्यान से देखें कि लास्ट में अगर ए आ रहा है तो उसको द्विवचन में आपको औ करना है। जिसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो उस ई को आपको दीर्घ करना है। लास्ट के शब्द में ऊ रस्व आ रहा है तो उसको भी आपको दीर्घ करना है, क्योंकि उकारांत इकारांत शब्दों में द्विवचन में दीर्घ स्वर आता है। इसको आप अवश्य नोट कर लें और इस आधार पर हम उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जहां भी ऐसे उदाहरण होंगे उस जगह पर आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। एक लिखा जैसे कवि जनऊ, कवि च जनः च। एक लिखा हरि हर गुरवः, हरि च हरै च गुरु च। यहां देखिए दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, द्वंद्व समास में कितने भी पद जोड़ सकते हैं। तो यहां आपने इसको जोड़ा है, तीन पदों को जोड़ा है तो बहुवचन आएगा, लेकिन पहले घी संज्ञक शब्द ई वाला आएगा। लेकिन जिसमें दो शब्द हो और तीन पदों का वो हो तब वहाँ ये किसी भी शब्द को पहले लिखा जा सकता है। हरि शब्द को हम पहले लिख सकते हैं, गुरु शब्द को हर से पहले लिख सकते हैं, तो हरि हर गुरुवै भी बन सकता है, हरि गुरु हरा भी बन सकता है। इस तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुवचन में अनियम होता है, अनियम से तात्पर्य पहला पद आएगा तो घी संज्ञक, लेकिन उसके आधार पर दूसरे और तीसरे शब्द में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से इकारांत उकारांत जो शब्द हैं हमारे, जिनको हम घी संज्ञक शब्द कह रहे हैं, उनमें उन शब्दों के साथ आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए जैसे एक मैं समाहार का उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे लिखा पाणी च पादौ च, पाणी पादम। अब यहाँ तेसाम समाहार्य भी कर सकते हैं, ऐसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर मान लो ये नहीं भी आए और ये भी आए तो भी इसमें समाहार करना है। समाहार का मतलब एक वचन का प्रयोग होता है। तो ये हम पाणी शब्द को पहले लिखा क्योंकि इसमें ई आ रहा है और ये घी संज्ञक है, इसलिए इस शब्द का हम पूर्व प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जरूर याद रख लें कि दोनों में समान समान स्वर होने चाहिए। तो यहाँ भी दो स्वर हैं, इसमें भी दो स्वर हैं और उसके आधार पर पाणी शब्द को पहले लिखा जाएगा।
अधिकांश द्वंद्व समास के उदाहरणों में इस उदाहरण को कई बार पूछा गया। 2 प्रश्न आते हैं इसमें कि पानी शब्द को पहले क्यों लिखा, तो उत्तर लिखेंगे ये। दूसरा पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा समास है, तो यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व के रूप में क्या मानते हैं हम, पीछे अम आता है या ई उ ह्रस्व आते हैं और इसमें ई और उ दीर्घ आते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर समझ लें। अगर यहाँ ह्रस्व ई आ रहा है तब इसके रूप में इसका प्रयोग उधर चला जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये पहला नियम पढ़ा था हमने कौन सा, घी संज्ञक के रूप में। इसके बाद देखो दूसरा है आजादी अकारांत। ऐसा शब्द जो स्वर से प्रारंभ होता है और उसके अंत में ए आता है, उस शब्द को पहले लिखा जाता है। पूर्व प्रयोग का नियम समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लो कभी शब्दों को उलट दिया जाता है विग्रह में, तब हम पहले किस शब्द को लिखें। तो जैसे आपने सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि भाई च से जुड़ा हुआ शब्द, अब इसको आपको जोड़ना है। जब जुड़ा हुआ आता है तब ये दिक्कत नहीं आएगी, तब तो आपको यही देखना है कि उसका विग्रह क्या करना है, और उसका वो तो विग्रह करना तो बिल्कुल सरल, दोनों के आगे आपको च लगाना है। लेकिन जब विग्रह आ रहा है और उससे समस्त पद बनाने जा रहे हैं तब ये बहुत ज़रूरी है, तब इसके आधार पर आप पहले किसको लिखेंगे। और इस तरीके से एक नियम आपका पूरा हुआ, जिसमें ई और उ वाले शब्द पहले लिखे जाएंगे अगर बराबर बराबर स्वर है तो। अब दूसरा नियम इसी में से आता है कि आजादी और अकारांत, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, इसमें देखिए, जिसमें लिखा कृष्णे च ईसे च। अब ये पूछा जाए कि बताओ इसका समस्त पद बनाओ, तो हम क्या करेंगे, च आ रहा है द्वंद्व समास, ठीक है, ये पता लग गया कि द्वंद्व है। अब द्वंद्व में फिर इधर आ जाओ कि द्वंद्व समास में पहले किसको लिखा जाता है, ई और उ वाले, तो ई और उ वाला कोई शब्द नहीं इसमें अंत में। इसके बाद दूसरे पर पहुंच जाइए आप कि जिसका पहला अक्षर स्वर हो और लास्ट में ए हो, ऐसा शब्द ये है। ये पहला अक्षर स्वर है, इसके लास्ट में ए है, इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा, कृष्ण को बाद में लिखा जाएगा, इसलिए यह ईस कृष्ण होगा। अगर ई से च कृष्ण च आता है तब भी यही होगा, और कृष्ण च ई से च आता है तब भी आपको यही लिखना है। इसी तरीके से जैसे आपने ये लिखा अग्नि च इंद्र च, अब बताओ पहले कौन आएगा, च से द्वंद्व समास का पता लग गया। अब यहां उसको देखिए, आजादी प्लस अकारांत, स्वर स्टार्ट में हो तो स्वर इसमें भी स्टार्ट में, इसमें भी स्टार्ट, लेकिन अंत में ए इसमें है तो ये पहले आएगा, इंद्र शब्द पहले आएगा, और इंद्र शब्द पहले आकर के इंद्र के बाद अग्नि को जोड़ेंगे, ए और ए को आ हो जाएगा, इंद्राग्नि। लेकिन नियम याद रखो, इतरेतर में ई बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अग्नि का जो ई ह्रस्व है उसको आप दीर्घ करेंगे और इस तरीके से इंद्राग्नि रूप बनेगा। अग्नि च इंद्र च, तो इंद्र पहले आएगा, और नियम क्या है, अजाद्यंतम, यानी आजादी और अकारांत शब्द को पहले लिखा जाता है। टोटल ही 4 नियम हैं, 2 नियम आप पढ़ चुके हैं। ई और उ वाले को पहले लिखें अगर बराबर मात्रा है तो, बराबर स्वर है तो। अगर कोई शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है और बराबर स्वर है तो फिर आजादी अकारांत को पहले लिखिए। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, तीसरा जो नियम है उसका नाम है कम स्वर वाला। कम स्वर वाले शब्द को पहले लिखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ ये और ये मिलेगा तो वहाँ इसकी बजाय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ ये दोनों मिलेंगे तीसरा मिलेगा तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो अब बात उसकी कर रहे हैं हम कि जब एक शब्द छोटा हो, एक उससे बड़ा हो, एक में 2 स्वर और एक में 3 हो, तब कुछ भी सोचना नहीं, तब जो छोटा पद है वो पहले लिखा जाता है और बड़ा पद है वो बाद में लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं,
ये लिखा जैसे शिवच केशवच। अब बताओ पहले कौन आएगा? तो शिव में 2 ही स्वर है, एक ई और एक व में है, लेकिन केशव में 3 है, ए स में और व में है, इसलिए पहले शिव आएगा। तो शिव केशव। औ के रूप में देखा इतरेतर द्वंद कहलाएगा, दीर्घ ई के रूप में देखा इतरेतर कहलाएगा, दीर्घ ऊ के रूप में देखा इतरेतर द्वंद। कम स्वर वाला शब्द पहले लिखा जाता है, तो ज़्यादा उदाहरण इसी में आएंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वो तो बराबर बराबर पद वाले होते हैं, लेकिन इसमें कम ज़्यादा वाला नियम है, इसलिए कम ज़्यादा वाले नियम में छोटा पद पहले आता है, बड़ा पद बाद में आता है। जैसे समाहार में पढ़ते हैं एक उदाहरण, जैसे संज्ञा परिभाषम। संज्ञा परिभाषम। अब पूछा जाएगा बताओ संज्ञा परिभाषम में कौन सा समास है? तो देखो कितना सरल है। परिभाषम अम आ रहा है, पीछे 2 पद जुड़े हुए हैं, अम आ रहा है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है, और वो भी कौन सा है? समाहार। अगर इसको मैं संज्ञा परिभाषा लिखता हूं तब अर्थ हो जाएगा संज्ञा की परिभाषा, तब षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन अब है ये संज्ञा और परिभाषा, विग्रह वही च लिखेंगे दोनों तरफ, संज्ञा च परिभाषा च, इसके रूप में संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है। इन दोनों का समाहार समूह का नाम संज्ञा परिभाषम कहलाता है। और अब इसमें भी देखो संज्ञा को पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 2 ही स्वर हैं, इसमें 4 स्वर है, तो पहले छोटा पद लघु पद पहले आएगा, दीर्घ पद बाद में आएगा। द्वंद्व समास का की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे पद को प्रारंभ में लिखा जाता है और बड़े पद को बाद, चाहे विग्रह कैसे भी लिख दिया जाए। अगर इसको विग्रह यह भी लिखा जाए परिभाषा से संज्ञा से, तो भी उत्तर यही होगा, संज्ञा परिभाषम। इस तीसरे नियम के आधार पर बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखाइए, जैसे धवच है, खदीरच, धोक और खेर का पेड़, तो इसमें 2 ही स्वर है, इसमें 3 है, इसलिए धव खदीरव। इसी तरह से जैसे एक उदाहरण इसका, जैसे अहि नकुलम, सांप और नेवला, तो अहय च नकुला च तेसाम समाहार। जब इसमें समाहार अर्थ करते हैं तो विग्रह में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सांप और नेवले अहि नकुलम, इसके रूप में हम समाहार द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। सर्प नकुलम भी आ सकता है। अब देखा आपने, अहि में 2 ही स्वर है, नकुल में 3 है, तो जब कम ज़्यादा वाला नियम है तो यही नियम लागू होगा, ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ ह्रस्व के रूप में अहि जो शब्द आ रहा है, वो आपको तो कुछ नहीं देखना है, दोनों पद देखने हैं। दोनों पदों में जो छोटा पद है जिसमें कम स्वर है उसको पहले लिखना है, और उसके बाद में अगर कम ज़्यादा नहीं है, बराबर के हैं, बराबर में ये दोनों नियम देखने हैं कि जिसके इस अंत में ई और ऊ आ रहा है उसको पहले लिखा जाएगा, या जो इस स्वर से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। इसके बाद कम स्वर की स्थिति के पश्चात लास्ट का जो चौथा नियम है वो है अधिक पूजनीय। 2 पद दे रखे हैं, दोनों में ही समान स्वर है, बराबर है। कम ज़्यादा होने पर तो यही नियम से पूरे शब्द बन जाएंगे। द्वंद्व समास के 80% नियम, 80% उदाहरण तो तीसरे नियम पर ही लागू हो जाते हैं और उसी के आधार पर उनका प्रयोग हो जाता है। बाकी बचे 20% में ये 3 हैं, जिसमें बराबर आने पर, इनका भी स्पष्ट है, बराबर आने पर जिसमें ई ऊ आ रहा है वो पहले आएगा, जिसमें स्वर और अकारांत है वो पहले आएगा। लेकिन जहाँ ये दोनों ही विशेषताएं नहीं मिले तब हमको वहाँ इसको देखना पड़ता है कि दोनों पदों में ज़्यादा सम्माननीय कौन है, और उसके रूप में जो सम्माननीय है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे ये लिखा
एक उदाहरण लिखाया था अभी मैंने, जैसे माता पितरौ, इस तरह का जो उदाहरण लिखते हैं, माता पितरौ। अब विग्रह है इसका माता च पिता च। अब देखिए माता और पिता दोनों में बराबर स्वर है। अब बराबर स्वर होने पर इसका नियम न तो ई और ऊ दोनों के अंत में, न किसी में स्वर है। अब कैसे समाधान करें, कोई निर्णायक स्थिति होनी चाहिए। तब हम आते हैं अधिक पूजनीय अभ्यरितम च के नियम के आधार पर कि अधिक सम्मानित कौन है। तो याद रखो, जब एक स्त्रीलिंग शब्द और एक पुल्लिंग शब्द हो तो वहाँ स्त्रीलिंग शब्द अधिक सम्माननीय माना जाता है और उसका पूर्व प्रयोग करते हैं, इसलिए हम माता शब्द पहले आएगा। एक और बात बताई थी मैंने आपको पहले कि जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो पहले पद का मूल पद लिखा जाता है। मूल तो मातृ होता है, लेकिन ऋदंत जो शब्द होते हैं उनको द्वंद्व समास में आनंग आदेश हो जाता है, यानी आ हो जाता है, इसलिए हम माता पिता ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो माता पितरौ, इसलिए माता शब्द, ये प्रश्न आया हुआ है कि माता पितरौ में माता शब्द को पहले क्यों लिखा गया, किस नियम से, तो आपको ये उत्तर बनना है अधिक पूजनीय यानी अभ्यरितम च। इसका मतलब कम स्वर वाला, अल्पास्तरम, अल्पास्तरम के रूप में, और यह है अधिक पूजनीय के रूप में अभ्यरितम च। इसके रूप में ये चार नियम समस्त पद को, द्वंद्व समास के समस्त पद में पहले कौन आएगा उसका निर्णय करते हैं। बिल्कुल 2 मिनट में आप चारों नियम पढ़ सकते हैं। कम ज़्यादा का नियम है तो कम वाला पहले आएगा, सीधा उत्तर अल्पास्तरम का। बराबर आते हैं तो जिनके अंत में ई और ऊ पाए जाते हैं वो पहले आएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर किसी कोई स्वर से स्टार्ट हो रहा है और अंत में ए है तो स्वर वाला पहले आएगा। और जहाँ ये दोनों नियम लागू नहीं होते तब उन दोनों में जो ज़्यादा सम्मानित है उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे किरात और अर्जुन, एक शब्द लिखा इसी का, इतरेतर द्वंद्व का, किरातार्जुनौ। अब देखो किरात और अर्जुन, किरात अर्जुन। अब किरात में भी 3 स्वर है, अर्जुन में भी 3 स्वर है, और नियम दूसरा भी लगता है कि ये स्वर से प्रारंभ है, स्वर से अंत है। लेकिन मैंने कहा ना, एक से पहले नियम से दूसरा नियम ज़्यादा प्रभावी है, दूसरे से तीसरा ज़्यादा प्रभावी है, और चौथा सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो यहाँ सम्मानित कौन है? किरात के रूप में भगवान शिव है, और भगवान शिव अर्जुन से ज़्यादा सम्मानित है, इसलिए यहाँ किरात शब्द पहले आएगा और इसको किरातार्जुनौ के रूप में लिखा जाएगा। अब पूछा जाता है किरातार्जुनों में कौन सा समास, कितना सरल, देखिए 2 पद जुड़े और अंत में औ आया तो ये त्रेतर का हो गया, द्वंद्व समास इसका कहलाएगा। विग्रह करेंगे तो दोनों की तरफ आपको च लगाना है। इस तरीके से आप इसका विग्रह कर सकते हैं और यहाँ दोनों उदाहरण कर सकते हैं। इतरेतर और समाहार द्वंद्व में इन चारों नियमों के आधार पर हम पहले किसका प्रयोग कर रहे थे, ये बात अभी पढ़ रहे थे हम। अब इसके पश्चात इसमें यह भी है कि समाहार कब होता है और इतरेतर कब होता है। तो इसमें दोनों में से एक को पढ़ लिया जाए तो दूसरा अपने आप उसका उत्तर मिल जाएगा हमको। एक शेष के लिए तो एक पद हो गया, तो हम समाहार को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा जो बचेंगे वो इतरेतर में चले जाएंगे। इतरेतर द्वंद्व समास का एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए उसके उदाहरण अपने आप सहज बच जाएंगे। कब? जब हम समाहार के जो कुछ 3-4 विशेष बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं कि भाई किन में एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखो, अभी मैंने कुछ 3-4 उदाहरण लिखे थे कि एक तो जब भी कोई इस तरह का समाहार द्वंद्व का जो नियम आएगा उसमें सभी पदों का समूह के रूप में अर्थ किया जाता है, और समूह के रूप में जो अर्थ होता है उसके साथ हम समाहार द्वंद्व का प्रयोग करते हैं, उसमें एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये नियम है, देखिए, कि जहाँ कोई शाश्वतिक विरोध पाया जाता है या कोई प्राणी अंग है, प्राणी, सेना और वाद्य यंत्र,
इनके अंग, इनके साथ आपको समाहार करना है। प्राणी मनुष्य है, मनुष्य के हाथ, पैर, आँख आदि जो हमारे अंग हैं, उनमें अगर हम द्वंद्व समास करते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास में हमको समाहार वाला राइट करना है, यानी उनमें हमको नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग करना है। इसी तरह सेना के अंग, पैदल चलना, रथ पर चलना। इसी प्रकार वाद्य यंत्र के अंग, बजाने के जो यंत्र होते हैं, वीणा है, मृदंग है, उनके रूप में जो पद आएंगे उनको हमको समाहार में लिखना है। समाहार का मतलब नपुंसकलिंग एक वचन में उनका प्रयोग करना है। जैसे प्राणी के अंग के रूप में आपने उदाहरण पढ़े, जैसे आपने लिखा सबसे पहला उदाहरण अभी पढ़ाया था आपको, जैसे पाणी पादम, विग्रह करेंगे पाणी च पादौ च तेसाम समाहार। ये विग्रह होता है इसका पूरा, लेकिन मान लो कभी इस शब्द को नहीं लिखा जाए, अगर ये लिख दिया तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको कि इसका मतलब समाहार अर्थ में है, तो इसका मतलब आम आएगा। लेकिन कई बार इसको नहीं लिखा जाता, इतना सा ही लिखा जाता है पाणी से पादौ। जब बताओ समस्त पद क्या होगा, तब आप याद रखो पाणी का अर्थ है हाथ और पाद का अर्थ है पैर। हाथ और पैर प्राणी के अंग हैं, और प्राणी के जितने भी अंग हैं उनमें आप द्वंद्व समास करेंगे तो उसमें आपको समाहार द्वंद्व ही करना है, उनमें एक वचन का ही प्रयोग करना है, उसमें नपुंसकलिंग का ही प्रयोग करना है। दूसरा लिखा जैसे सिरच गिरवाच, तो अब यहां देखो सिरो गिरवम, देखो ध्यान से, गिरवा शब्द है, लास्ट में ए और आ वाला शब्द आने पर उसकी जगह पर अम लिखा जाता है, और ये सिरस शब्द है, से वाले जितने भी शब्द हैं उनको ओ किया जाता है। जैसे कई शब्द बोलिए, जैसे पयोधर, तो पयस के पीछे विसर्ग उसको होता है, जैसे तपोधन उसको भी होता है, जैसे सिरोधार्य तो ओ होता है, हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था। इसके आधार पर यहाँ सिरस शब्द को ओ होता है, सिरोगिरवम। इसको देख करके बताएंगे सिर गर्दन दो अलग अलग हैं, द्वंद्व समास है, अम आ रहा है, इसका मतलब समाहार। इस तरीके से एक लिखा जैसे दंतोष्ठम, इसमें लिखा दंताच ओष्ठौच, दांत और ओष्ठ ये भी प्राणी के अंग हैं, इसलिए यहां भी मूल शब्द इसका ओष्ठ है, इसलिए उसके पश्चात अम करेंगे। दंतोष्ठम में पररूप संधि है। इसी तरह जैसे कंठ तालु, कंठच तालुच, इसमें देखिए इस शब्द को देख के आराम से उत्तर देंगे कि यह आपका द्वंद्व समास समाहार का कित्र। समाहार में ऊ रस्व आएगा, इतरेतर में ऊ दीर्घ आएगा, ये याद रखें। तो इस रस्व को देख करके समझ जाएं कि ये समाहार द्वंद्व है। इस तरीके से प्राणियों के अंग के रूप में सेना के अंग है, इसी तरह वाद्य यंत्र के अंग है, जैसे रथिकाच अश्वारोहास, तेसाम समाहार है। तो रथ पर चलने वाले और घुड़सवार, तो ये सेना के अंग हैं। इसलिए अब देखो, अब ये पूछा जाए बताओ पहले किसको लिखोगे, तो रथी का, क्योंकि इसमें 3 ही स्वर है, इसमें 4 है, ये पहले आएगा, इसलिए यहां रथी का स्वारोह है। समाहार द्वंद्व इसलिए अम करेंगे, रथी का स्वारोहम, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार वाद्य यंत्र के अंगों के रूप में जैसे
मृदंग है, मार्दंगिका च, वेणविका च, मार्दंगिक, वेणविकम। मृदंग और वीणा के जो अंग हैं उसको मार्दंगिक और वेणविक कहेंगे, और उसमें भी आपको अम करना है। रथिका स्वारोहम, ये सेना का अंग है। सेना का अंग बहुवचन में होने पर ही समाहार होता है, एक वचन में होने पर समाहार नहीं होता है। इसलिए रथिका च स्वारोहा च, रथिका स्वारोहम। इनके आधार पर विशेष याद रखें, ज़्यादातर जो उदाहरण है ये प्राणी अंग के रूप में आते हैं, तो इसमें हस्त पादम भी हो सकता है, इसी तरह वाक त्वचम भी हो सकता है, वाणी और त्वचा के रूप में। इसके बाद दूसरा आता है एक शाश्वतिक विरोध। जिनमें शाश्वतिक यानी निरंतर परंपरा से विरोध पाया जाता है, ऐसे शब्दों में भी हमको अम का प्रयोग करना है, यानी उनमें भी हमको समाहार द्वंद्व का प्रयोग करना है। जैसे अभी एक उदाहरण लिखा था हमने, अहि नकुलम, अहय च, नकुलाच बराबर अहि नकुलम। तो इसमें भी हम अम लिख रहे हैं लास्ट में, अहि शब्द को पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये कम स्वर वाला है, और इसमें भी हम समाहार द्वंद्व, क्योंकि सांप और नेवले की परंपरा से दुश्मनी है, ऐसे परंपरागत जो शत्रु हैं उनमें हमको समाहार द्वंद्व करना होता है। कौवा और उल्लू, सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें आपको इस तरह का प्रयोग करना है। जैसे गावय च व्याघ्रा च, गो व्याघ्रम। गो व्याघ्र भी परंपरा से शत्रु है। इसी तरह जैसे काकाच है, उल्लूकाच, कौवा और उल्लू, तो काक शब्द हुआ और उसमें ऊ को गुण कर दिया तो ओ हो गया काको उलूकम। इस तरीके से ये जो उदाहरण है ये परंपरागत शत्रुता के उदाहरण है, और इनमें हम अम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक है नदी, देशवाचक, देश का मतलब यहाँ ग्राम से है, ये भिन्न लिंग में होने पर जैसे एक उदाहरण पढ़ा हमने, जैसे गंगा च सोणे च। गंगा एक नदी का नाम है, सोणे भी एक सोन नदी का नाम है। एक शब्द पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। इसका मतलब नदी देश भिन्न लिंगवाचक शब्द होते हैं, तो वहाँ पर उनको भी समाहार में लिखा, उनके पीछे हम होता है, इसलिए गंगा सोणम इस तरह का प्रयोग करेंगे, गंगा सोणम। इसी तरह जैसे देशवाचक किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उद्य च इरावती च, नदी के नाम है, तो वहाँ भी इस तरह का आपको समाहार द्वंद्व करना है। जैसे एक उदाहरण लिखाइए, उद्धय च इरावती च, दोनों नदियों के नाम है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, इसका मतलब दोनों भिन्न भिन्न लिंग में है, इसलिए यहां भी उद्धेरावती ये आपका समाहार द्वंद्व करेंगे हम। इरावती में ती दीर्घ है, लेकिन जब समाहार द्वंद्व की यही तो पहचान है, वो ई रस्व हो जाएगा। उदाहरण को देख करके तो आपसे पूछा जाएगा बताओ ये समाहार का कितरेतर का, आप आराम से उत्तर देंगे। समाहार के उदाहरण में पीछे अम मिलेगा, ई उ रस्व मिलेगा, री मिल सकता है रस्व, विसर्ग नहीं आता है, दीर्घ मात्रा नहीं आती। इसके अलावा जो स्थितियां हैं वो आपकी इतरेतर की है।
तो दिए हुए शब्द में आसानी से पहचान सकते हैं। इतना सा जरूर याद रखें कि वहाँ जो शब्द आ रहा है उस शब्द के बारे में थोड़ा सा इतना उसको बात 2-3 बार बोलें, उच्चारण करें उसका, उससे आपको दोनों शब्द पता लगेंगे और दोनों के रूप में आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों प्रधान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम द्वंद्व समास उत्तर बनेंगे। रीट के अंतर्गत सिर्फ इस तरह का प्रश्न आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा इस शब्द में कौन सा समास, तो वहाँ ज़्यादातर तो इतरेतर द्वंद्व के ही उदाहरण पूछे जाते हैं, समाहार द्वंद्व के बहुत कम उदाहरण पूछे जाते हैं। तो यहाँ जैसे पिछली रीट परीक्षा में पूछा गया था एक कि जननी जनकऊ कौन सा समास है। अब आप देख रहे हैं जननी जनकऊ, अंत में औ आ रहा है, माता और पिता अर्थ है इसके, इसका मतलब यहाँ द्वंद्व समास। उसमें इतरेतर समाहार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट पूछ जाता है कौन सा समास है, तो उसके आधार पर ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से अलग अलग भी पढ़ोगे तो अलग अलग में और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि वहाँ कई बार आपने जिस समाहार को एक अलग से पढ़ा तो स्पष्ट पता रहेगा आपको कि भी अम के रूप में, ई के रूप में इस तरह के उदाहरण इसके होते हैं और वो भी द्वंद्व में होते हैं। इतरेतर के जो उदाहरण है वो इस तरीके से होते हैं, जहाँ चौथे नियम के आधार पर जो ज़्यादा सम्मानित है उसको पहले लिखा जाता है। तो माता पितरों में भी माता पहले आया, जननी जनकऊ में भी जननी पहले आया, इसी तरह जैसे सीता रामऊ में भी सीता पहले आया, इसी तरह जैसे राधा कृष्णऊ इसमें भी राधा पहले आया, जैसे उमा शिवऊ तो उमा पहले आएगा। यानी स्त्रीलिंग नाम पहले आता है क्योंकि वो अधिक सम्मानित है, उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इन सभी उदाहरणों के आधार पर हम जब समाहार द्वंद्व को पढ़ते हैं, और यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें समाहार द्वंद्व भी कर सकते हैं और इतरेतर भी कर सकते हैं। इस तरह के भी काफ़ी कई उदाहरण हैं जिनको हम समाहार द्वंद्व और इतरेतर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शीतोष्णम शब्द है तो शीतम च उष्णम च, तो शीतोष्णम या शीतोष्ण दोनों राइट है। इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें समाहार भी हो सकता है और इतरेतर भी हो सकता है। उसके आधार पर आपको इस तरीके से समाहार द्वंद्व के रूप में प्रयोग करना है। अधिकांश जो प्रयोग होंगे उसमें हमको उसके दोनों पदों की प्रधानता को देखते हुए इस तरीके से उसका उत्तर भरना है। अब जैसे कई बार गीता में भी एक श्लोक आया जिसमें लिखा जया जयऊ, लाभा लाभऊ, सुख दुखे। तो देखो जया जयऊ लिखा है, पूछा गया कौन सा समास। अंत में आप देख रहे हैं औ और दोनों ही प्रधान हैं, जय और पराजय, लाभ और हानि दोनों हैं, दोनों पद प्रधान हैं, अंत में औ आ रहा है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। इस तरह की स्थिति को देखें, दोनों को अलग करें और अकारण शब्द को अगर औ हो रहा है तब आप द्वंद्व समास भरें। अधिकतर इस तरह का ही रीट के अंतर्गत इस तरह का ही प्रश्न आने की अधिक संभावना रहती है, जहाँ पर औ के रूप में प्रयोग होता है या ए के रूप में होता है, जैसे गंगा यमुने इतरेतर के रूप में। समाहार द्वंद्व को अलग कर लिया जाए, अब जितने भी उदाहरण बचेंगे सब इतरेतर के होंगे और उनमें औ जोड़ना है, आपको ए जोड़ना है या दीर्घ ई का प्रयोग करना है। इस तरह का जो पहले कल मैंने चार्ट में बताया था कि इन इतरेतर में कौन कौन से स्वर बाद में आ सकते हैं, उसके आधार पर हम इस तरह के उदाहरणों को कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें तो कई इस तरह के उदाहरण आते हैं। जैसे एक उदाहरण है जैसे गवास्वम। अब पूछा गया बताओ गवास्वम में कौन सा समास हो सकता है। पहले जैसे ही समास पूछा जाए तब उसके दोनों पदों को अलग अलग देखो। गवास्वम में 2 बार उच्चारण करोगे तो स्पष्ट सी ध्वनि सी आने लग जाएगी कि गो अश्वम है, एक शब्द गो है और एक अश्व है। तो अब देखो इसमें गो शब्द को पहले लिखा क्योंकि गो शब्द छोटा पद है, एक ही स्वर है, उसको पहले लिखेंगे। अब उसके स्थान पर एक आदेश हो जाता है, ओ की जगह वंगादेश, और फिर दीर्घ संधि होकर के गवास्वम, और इसको भी क्या बताएंगे हम, समाहार द्वंद्व। बाकी जितने भी इतरेतर के उदाहरण हैं उनको आपको दीर्घ ई या दीर्घ ऊ के रूप में आपको प्रयोग करना है। इस तरीके से हम आज ये समास का प्रकरण है इसको समाप्त कर रहे हैं।
द्वंद्व समास एक दिन हम अगली जो क्लास होगी कभी 1-2 दिन बाद में हम स्टार्ट करेंगे लाइव का, और उस टाइम पे फिर पूरे समासों के समस्त उदाहरणों के विशेष उदाहरण लेकर के और उससे एक प्रश्नोत्तरी जारी करेंगे, और उस प्रश्नोत्तरी के आधार पर आपको भी अपने जो क्वेरीज है वो देने का अवसर मिलेगा, और इससे आपका ये टॉपिक और ज़्यादा सही तरीके से क्लियर होगा। अब कल हम किसी दूसरी टॉपिक के साथ अपनी नई क्लास प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।